हाय फ्रेंड्स, मैं कौशलेंद्र सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पेपर राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 2018 में हुआ था और इसका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप वीडियो अंत तक देखना, प्रत्येक प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर प्रश्न को समझाने का तरीका पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निकेल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा है। यानी कि निकेल आयरन सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो निकेल आयरन सेल में हम यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, ठीक है। और H2SO4 का यूज करते हैं हम लेड एसिड सेल में। और ये HCl ये हाइड्रोक्लोराइड अम्ल होता है। और ये जो KMnO4 होता है ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2SWG। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज का तार किसके व्यास के बराबर होता है। ये डेटाबेस क्वेश्चन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। तो ये फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओम है, अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। पारे के स्तंभ से इसको परिभाषित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता। जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो अर्धचालक एक एक्टिव कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर एक एक्टिव कंपोनेंट है, थर्मिस्टर भी एक्टिव कंपोनेंट है, वैक्यूम ट्यूब भी एक्टिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं वो ओम के नियम को फॉलो करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, RLC हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया। ये सब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये क्या है, ओम के नियम को फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन सब। क्योंकि ये सारे जो दिए हैं अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ये क्या हैं, एक्टिव मटेरियल हैं। और एक्टिव मटेरियल ओम के नियम को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये सारे सही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इन सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, ताप दीप्ति का फिलामेंट किससे बना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, सब जानते हैं। जो हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं उनका जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट का की बैटरी के चार्ज की अवस्था प्रदर्शित करता है। तो जो बैटरी होती है उसको, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हम कैसे पहचान सकते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है कितनी चार्ज नहीं है। तो हम इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम माप लें, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्थाएं होती हैं वो हमें बताती हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है या कितनी डिस्चार्ज है। तो इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को मापने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोमीटर का, ठीक है, हाइड्रोमीटर। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या मापा जाता है, उसका मापा जाता है विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिक ग्रेविटी। क्या मापा जाता है, स्पेसिक ग्रेविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिक ग्रेविटी हम किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से। जितना आपका जो इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होगा यानी बैटरी उतनी ही ज़्यादा चार्ज है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट आपका पतला होता जाएगा बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती जाएगी। तो जो हाइड्रोमीटर होता है उस पर मार्किंग होती है, अगर हाइड्रोमीटर अगर ज़्यादा डूब रहा है यानी बैटरी आपकी डिस्चार्ज है, और हाइड्रोमीटर अगर आपका ऊपर रह रहा है तो यानी कि बैटरी आपकी चार्ज है। उस पर मार्किंग बनी रहती है, उससे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 बैंड रजिस्टर रंग कोड में निम्न में से कौन सा बैंड ताप गुणांक प्रदर्शित करता है। देखिए, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो सबसे लास्ट वाला डिजिट प्रदर्शित करता है, ठीक है। और 6 बैंड रजिस्टर में जो पहले 3 होते हैं वो तो कलर को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला होता है वो करता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट को। तो इसका आंसर हो जाएगा छठा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाना चाहिए, या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक एमीटर की रेंज कैसे बढ़ाते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं एमीटर की रेंज, तो इसके समांतर में प्रतिरोध को जोड़कर, इसके समांतर में प्रतिरोध को जोड़कर, यानी कम मान के प्रतिरोध जोड़कर, शंट को जोड़कर, जिससे कह सकते हैं अपन शंट को जोड़कर, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर की रेंज कैसे बढ़ाते हैं, सीरीज में मल्टीप्लायर को जोड़कर, यानी सीरीज में उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़कर, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है। जो हम अर्थिंग वायर यूज करते हैं वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर, बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा फॉल्टी करंट होगा उसी के अकॉर्डिंग तो हम वायर को डिसाइड करेंगे। सेकंड है सेवा लाइन की निर्धारित धारा क्षमता पर, जो तो सर्विस लाइन है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तीसरा है मृदा प्रतिरोधकता पर, हाँ, जो मिट्टी की जो रजिस्टिविटी है उस पर वो डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, यानी बी और सी दोनों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से कैसे सहायता होती है। देखिए, सबसे पहले जब कोई बैटरी काफ़ी समय से चार्ज नहीं होती है, वो डिस्चार्ज हो जाती है भयंकर तरीके से, पूर्णतः डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसको चार्ज करने के लिए हम ट्रिकल चार्जिंग मेथड का यूज करते हैं। उसमें क्या है कि फुल चार्जिंग का लगभग 5% के आसपास उसमें करंट देते हैं, जिससे वो धीरे 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 चार्ज हो जाती है और बैटरी ख़राब होने का बिल्कुल डर नहीं रहता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन दिए हैं, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से कैसे सहायता होती है। तो उच्चतम इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखने के लिए, इसकी उत्क्रमण क्षमता बढ़ाने के लिए, सल्फेशन रोकने के लिए, इसे ताज़ा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने के लिए, हाँ, इसे ताज़ा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। सिंपल क्वेश्चन है। जो लेड एसिड बैटरी होती हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, निम्न में से किस द्वीप को प्रदत्त चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। तो ये जो चिन्ह हैं ये आपको चिन्ह याद करने पड़ेंगे। मैं वीडियो बना दूंगा सारे सिंबल्स के ऊपर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको बहुत कुछ अच्छा कंटेंट यहाँ से मिलने वाला है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो ये जो लैंप है, ये जो लैंप का सिंबल है, ये हमारा है जेनॉन फ्लैश लैंप, जेनॉन फ्लैश लैंप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, यदि किसी प्रतिरोधक के 3 रंग बैंड पीले, बैंगनी और ब्राउन हैं तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा। इसको थोड़ा विस्तार से जिस पे चर्चा करने वाले हैं। पहले तो कलर कोड देख लिए, देखिए RYB, सॉरी, एक इसकी कलर कोडिंग होती है, एक इसकी क्या होती है, कलर कोडिंग होती है, बताऊंगा अभी। इसका होता है BV रॉय, BV रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इसका होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो इसमें क्या दे रहा है, इसमें क्या पूछा था कि सबसे पहला रंग कौन सा था, पीला, यानी एलो पे कितना आता है 4, ठीक है। और फिर क्या पूछा था, बैगनी, वॉयलेट, यानी वॉयलेट पे कितना आएगा 7, ठीक है। और फिर लास्ट में दिया था ब्राउन, ब्राउन यानी ब्राउन आता आपका 1 पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो पीले का आएगा कितना 4, ठीक है। और बैगनी का आएगा कितना 7 × 10⁻⁴, जो उसकी सहनशीलता, सॉरी, उसकी पावर क्या आएगी नेक्स्ट, ब्राउन, ब्राउन कितने पे आता है 1 पे, ठीक है। अब प्लस माइनस में कोई सहनशीलता तो इसमें कुछ है नहीं है, टॉलरेंस, तो उसमें कुछ रखेंगे नहीं। तो 10 की पावर 10 हो जाएगा, तो 47 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 470। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, 50 कूलम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संवाहक में प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा। तो धारा का मान याद करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q = I और T, ठीक है। धारा का मान पूछना, धारा क्या है, I = Q/T,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50/5 कितना हो जाएगा 10। 10 कहाँ पे है, बी में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालकता का व्युत्क्रम है। तो चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिरोधकता। क्या होता है, प्रतिरोधकता। सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे 30, 20 और 80 ओम के प्रतिरोधक डेल्टा में जुड़े होने पर समान स्टार कनेक्शन को ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो प्रतिरोध हैं ये डेल्टा में जुड़े हुए हैं। जैसे ये पहले इसको बना लेते हैं एक बार। ठीक है, ये जो हमारा डेल्टा कनेक्शन है इसमें यहाँ पे जो 30 है ये 30 हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा 20 हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया 80 नीचे वाला। ठीक है, तो डेल्टा में स्टार कन्वर्जन में क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया। ठीक है, अब अगर हम इस वाले रजिस्टर का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 × 20, 30 × 20 और टोटल का कर देंगे योग, यानी 80 और 100 130, तुम्हारे कितना होगा 130। ठीक है, तो 0 से आपका 0 कट गया, यानी 60 को आपको डिवाइड करना है 13 से। कितने टाइम जाएगा, लगभग जाएगा ये 4 टाइम, तो 13 चौको 52, यानी पॉइंट में आ रहा। अब आप एक लॉजिक देख लो कि पॉइंट में केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है, ई वाला। कौन सा आ रहा है, ई वाला। और जिस प्रकार से मैंने समझाया इसी प्रकार आप बाकी के 2 रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, कोई भी डाउट हो आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटन वायरिंग के दौरान केबलों को स्थान पर दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। तो बैटन वायरिंग होती है उसमें केबल को क्लिप करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, केबल का यूज़ करते हैं। केबल टैग्स, जो केबल टैग्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, केबल टैग्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागौन की लकड़ी पर TRS केबल डालने के लिए वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो सागौन की लकड़ी पर TRS केबल डालने के लिए हम बैटन वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, बैटन वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बैटन वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू उद्देश्य के लिए निम्न में से किस वायरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो घरेलू में सबसे ज़्यादा यूज किसको करते हैं हम, कॉन्डिड्यूट वायरिंग को। किसका यूज करते हैं, कॉन्डिड्यूट वायरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है BJT का आधार। BJT का आधार सबसे कम डोपित होता है, सबसे कम डोप्ड होता है, तो हल्का डोपित। सबसे ज़्यादा होता है तुम्हारा एमीटर का, फिर होता है तुम्हारा कलेक्टर का, फिर तो होता है तुम्हारा बेस का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 20 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर में होते हैं। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने, 4 डायोड होते हैं। कितने होते हैं, 4 डायोड होते हैं। ठीक है, हाफ वेव में 1 डायोड होता है, फुल वेव में 2 डायोड होते हैं और फुल वेव ब्रिज में 4 डायोड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन डायोड के लिए अग्रवाहित वोल्टेज लगभग कितना होता है। तो सिलिकॉन डायोड के लिए होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3। किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डायोड नीचे दिए गए प्रतीक को दर्शाता है। ये जो डायोड है आपको सिंबल याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो सिंबल है वो है आपका टनल डायोड का। किसका है, टनल डायोड का। जीना डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, जैसे ये आपका डायोड हो गया, ये कुछ इस तरीके का होता है जीना डायोड का। ठीक है, जो आपका बैरेक्टर डायोड होता है उसका कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है उसका। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल एनर्जी ट्रांजिएंट किस में होता है। तो डबल एनर्जी ट्रांजिएंट होता है, ये होता है आपका RLC सर्किट में। इस पर मैं डीपली अभी चर्चा नहीं करूँगा,
बट मैं किसी लेक्चर में जो हमारे RLC सर्किट वगैरह होते हैं, रेजोनेंस वगैरह होते हैं, सब पे डिटेल्स चर्चा करूँगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थायरिस्टर की कितनी परतें होती हैं? थायरिस्टर की 4 परतें होती हैं। देखो और बना के देख लेते हैं। ये हुआ हमारा थायरिस्टर, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं P N P और N, तो ठीक है। एक लेयर कितनी हो गई? 4, 1 2 3 4, और जंक्शन कितने हो गए? 1 2 3। तो थायरिस्टर में 4 परतें होती हैं और 3 जंक्शन होते हैं। तो कितनी परतें होती हैं? 4। ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं? तो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में एक तो आपका जीना डायोड होता है और एक आपका एवलांचे डायोड होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C और D, यानी आंसर हो जाएगा आपका E, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्ता कारक को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो गुणवत्ता कारक को हम जानते हैं, यानी कि जो हमारी क्वालिटी फैक्टर उसको हम जानते हैं वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन के नाम से, यानी वोल्टता आवर्धन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी? तो पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, जो आपका टाइम होता है, तो टाइम किसके प्रपोर्शन किसके बराबर हो? 1/f के बराबर होता है, ठीक है। तो जब हम 1/ फ्रिक्वेंसी कितनी है आपकी? फ्रिक्वेंसी कितनी थी? एक मिनट रुक जाओ। एक टाइम कितना हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा 1/f, यानी 1/200, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका 0.005, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? मैंने ऊपर ही बता दिया है, 2 तरीके की डिवाइस होती हैं, एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस, ठीक है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, तो ठीक है, सक्रिय के बारे में पूछा है। तो सक्रिय कौन होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्रांजिस्टर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, आपका कैथोड हो गया, आपका थायरिस्टर हो गया, ठीक है। जो भी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव डिवाइस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? बी, ठीक है। यानी जो कंपोनेंट अपने में से एनर्जी को फ्लो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रिले कौन सा है? देखिए, फीडर की सुरक्षा के लिए हम ट्रांसलेटर रिले का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ट्रांसलेटर रिले का यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन लाइनों में हम मोह रिले का यूज़ करते हैं, इम्पीडेंस रिले का यूज़ करते हैं, रिएक्टेंस रिले का यूज़ करते हैं। जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन में रिएक्टेंस रिले का यूज़ करते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन में हम इम्पीडेंस रिले का यूज़ करते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम मोह रिले का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को थोड़ा सा तिरछा दिया जाता है, क्यों? यानी जो हम स्क्विरल केज इंडक्शन जो मोटर होती है उसमें हम जो रोटर स्लॉट होते हैं उनको हम थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं। तो उसका कारण ये है कि जो कॉगिंग को रोकने के लिए, पहली बात तो मैग्नेटिक लॉकिंग को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन मैच कर लेंगे। विंडेज राज से कोई मतलब नहीं है, एडी करंट से कोई मतलब नहीं है, गंदगी धूल से कोई मतलब नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गुंजन, चुंबकीय गुंजन को कम करता है, ठीक है। यानी मैग्नेटिक वाइब्रेशन को कम करता है, जो मैग्नेटिक हमिंग होती है उसको कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 बल्ब 110 वोल्ट पर समांतर में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक बल्ब को 200 वाट पर रेट किया गया है। तो प्रत्येक बल्ब के माध्यम से लगभग कितने करंट की खपत होगी? तो हमें जो है बल्ब का करंट निकालना है। तो सूत्र क्या होता है करंट निकालने का? तो P बराबर VI, ठीक है। पावर हमें दी है कितनी? 200 वाट। वोल्टेज कितना दिया है? 110 इंटू I, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? 200/110। आंसर आपका आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 1.8 के लगभग आएगा। ये हो गया आपका C, ठीक है, 32 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे,
किसी भी समांतर सर्किट में समांतर प्रतिरोधकों को एक सर्किट से हटा दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर जब भी रेजिस्टेंस को हम समांतर में जोड़ते हैं और उनमें से अगर किसी भी रेजिस्टेंस को हम काट देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है और सीरीज में घट जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 4 समांतर शाखाओं में से प्रत्येक में बिजली का डिसिपेशन यानी खपत 1.2 वाट है, तो कुल बिजली डिसिपेशन कितनी है? देखिए, सर्किट या सीरीज हो या पैरेलल, पावर आपकी हमेशा ही एडिटिव होती है, यानी पावर आपकी हमेशा ही ऐड होगी। कुछ कंडीशन में ऐड नहीं होती है, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, तो 4 शाखाएँ हैं, प्रत्येक शाखा में 1.2 है, तो टोटल कितनी होगी? तो 1.2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4.1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। को प्रतिपोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। प्रतिपोल आर्मेचर स्लॉट यानी पोल की संख्या बटे स्लॉट्स की संख्या बटे पोल की संख्या, तो इसको क्या बोलते हैं? पोल पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पोल पिच। पोल पिच किसे कहते हैं? नंबर ऑफ स्लॉट्स बटे नंबर ऑफ पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शूज का उद्देश्य क्या है? देखिए, पोल शू क्या होते हैं? जैसे ये हमारा है कम्यूटेटर, ये हमारा है रोटर। ठीक है, और ये हमारे फील्ड के पोल। ठीक है, तो एक तो इनके ऊपर बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो बाइंडिंग को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, ये जो रोटर और जो फील्ड के बीच जो एयर गैप होता है ना, तो एयर गैप को मेंटेन करते हैं। मेंटेन यानी जो एयर गैप फ्लक्स होता है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, यानी कि जो एयर गैप होता है उसको कम करते हैं। ये तुम्हारा पोल इसके नीचे लगे होते हैं पोल शू, तो क्या कहीं ना कहीं वो एयर गैप को कम कर देते हैं। और तीसरी बात ये होती है कि वो जो रोटर है उस पर समान रूप से फ्लक्स को फैलाते हैं। तो 2-3 चीज़ें बातें हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ऑप्शन मैच कर लेंगे। तो फील्ड कॉइल को सहारा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टैरिसीस ह्रास किसमें प्रयुक्त किया जाता है? तो हिस्टैरिसीस ह्रास होता है उसको हम यूज करते हैं स्टील के इंडक्शन हीटिंग में। ये UEET का क्वेश्चन है, बट कोई नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा। तो नॉर्मली अभी इसको आप याद रख लो कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है उसको हम प्रयुक्त करते हैं स्टील की इंडक्शन हीटिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोपाइल किस सिद्धांत के अधीन काम करता है? तो थर्मोपाइल जो हैं वो आपके यूज करते जो थर्मोपाइल है वो आपका सीबेक सिद्धांत के अधीन काम करता है। ठीक है, किसके अधीन काम करता है? सीबेक इफेक्ट के अधीन काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। एक इलेक्ट्रिक आयरन में कॉइल से बेस प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? देखिए फ्रेंड्स, ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी चालन, संवहन और विकिरण। जो ठोस मेटल हैं या ठोस कोई भी ठोस पदार्थ हैं, ठोस बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, उसमें जो ऊष्मा का जो फ्लो होगा वो होगा आपका कंडक्शन से। जो लिक्विड हैं उनमें होगा संवहन से। ठीक है, यानी कन्वेक्शन से। और जो आपकी एयर है उसमें होगा, या वायु है, गैसेस हैं, उनमें किससे होगा? रेडिएशन से। ठीक है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो किससे होती हैं? रेडिएशन से। तो ठीक है, इसमें क्या पूछ रहे हैं? कॉइल से बेस प्लेट तक, यानी बेस प्लेट यानी ठोस है, तो किससे होगा? आपका चालन से। कंडक्शन यानी चालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिरोधक के मापन के लिए वोल्टमीटर अमीटर विधि लागू की जाती है तो वोल्टमीटर 8.28 वोल्ट का मान देता है और मीटर की रीडिंग 4.14 मिली एम्पियर है, तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा? यानी प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं मान। R बराबर कितना होता है? V/I। ठीक है, तो 8.28/4.12, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा आंसर? 2। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है LVDT
किस सिद्धांत पर काम करता है? LVDT एक ट्रांसड्यूसर होता है और ये जो काम करता है वो करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है, यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है। LVDT का फुल फॉर्म होता है लीनियर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसड्यूसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसके चलायमान कॉइल से गुजरने वाले के अनुपात में इसकी सुई के विचलन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी जो आपके गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल होती है वो उसमें से क्या गुजरता है? तो उसमें से क्या गुजरता है? चार्ज गुजरता है। क्या गुजरेगा उसमें से? चार्ज। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है AC ब्रिज जिसे आवृत्ति नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आवृत्ति को हम किससे मापते हैं? बीन ब्रिज से। आवृत्ति को किससे मापते हैं? बीन ब्रिज से। और सीरिंग ब्रिज से हम क्या मापते हैं? कैपेसिटेंस। सीरिंग ब्रिज से क्या मापते हैं? कैपेसिटेंस। हे ब्रिज से क्या मापते हैं? इंडक्टेंस। और केल्विन ब्रिज से क्या मापते हैं? वेरी लो रेजिस्टेंस, यानी 1 ओम या उससे कम। ठीक है, सारे ऑप्शन क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। निम्न में से किसके लिए गॉस का नियम लागू होता है? तो गॉस का नियम लागू कहाँ पर होता है? एक तो चार्जिंग पॉइंट के लिए होता है, ठीक है, अनंत लाइन चार्जिंग के लिए होता है, चार्जिंग की अनंत सीट के लिए भी होता है, समान रूप से गोलाकार सेल्स के लिए भी होता है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल रिले किस सिद्धांत पर काम करता है? तो थर्मल रिले किस पे काम करता है? ऊष्मा के सिद्धांत पर ये काम करता है। थर्मल रिले में क्या होता है कि जब भी जैसे कोई मोटर है कोई भी मोटर है या अल्टरनेटर है उसमें रिले लगी होती है, थर्मल रिले, और जब वो ओवर करंट या उसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो वो क्या है, उसमें गर्म हो जाती है, और जैसे ही वो गर्म हो जाती है उसमें बाई मेटेलिक पत्तियाँ लगी होती हैं और वो मुड़ जाती हैं और उसका कॉन्टैक्ट हट जाता है, यानी हमारी जो मशीन है वो सेफ बच जाती है, सुरक्षित बच जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उपकरण है जिसका प्रयोग इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है? तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम किससे मापते हैं? मेगर से मापते हैं, क्योंकि इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, यानी मेगा ओम में जाता है। तो मेगा ओम को हमेशा मेगर से मापते हैं। किससे मापते हैं? मेगर से मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मरकरी आर्क रेक्टिफायर में एनोड सामान्य तौर पर किससे बने होते हैं? ग्रेफाइट से बने होते हैं। मरकरी आर्क रेक्टिफायर में जो एनोड होते हैं वो ग्रेफाइट के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कॉन्स्टेंटन में शामिल है। कॉन्स्टेंटन में शामिल है कॉपर और निकेल। कॉपर और निकेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट, जो इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट होता है वो किससे बना होता है? नाइक्रोम से। किससे बना होता है? नाइक्रोम। और नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर वेव बाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या। वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2। और यदि लैप बाइंडिंग होती है तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है? समांतर पथों की संख्या नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर पर कार्य कर सकता है। देखिए, सिंक्रोनस मोटर जो है वो तीनों फैक्टर पर काम कर सकता है, यानी तीनों अवस्थाओं में काम कर सकता है। वो लीडिंग पावर फैक्टर पर भी कार्य कर सकता है, यूनिटी पर भी कर सकता है और लैगिंग पर भी कर सकता है। वो निर्भर करता है उसकी एक्साइटेशन पर। यदि सिंक्रोनस जो मोटर है अगर वो लीडिंग पावर फैक्टर पर चल रही है, अगर वो ओवर एक्साइटेशन मोड में है तो वो करेगी लीडिंग पावर फैक्टर पर काम। अगर वो अंडर एक्साइटेशन में है तो वो करेगी लैगिंग पावर फैक्टर पर काम। और वह मोटर अगर नॉर्मल एक्साइटेशन में है तो वह यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करेगी। ठीक है, और अल्टरनेटर इससे जस्ट अपोजिट होता है। बात आई समझ में? ठीक है, सिंक्रोनस मोटर तो किस पर काम कर सकता है? लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी, यानी तीनों पर कर सकता है। किस पर कर सकता है? तीनों पर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग तब होती है जब, हंटिंग कब होगी? जब लोड में अचानक परिवर्तन होता है तब
हंटिंग होती है। सिंक्रोनस मोटर नहीं, कोई भी मोटर हो, हंटिंग तभी होती है जब लोड में अचानक परिवर्तन होता है। जैसे लोड एकदम डिस्कनेक्ट हो गया तो मोटर में एकदम हंटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है। तो देखिए पहले इसको क्वेश्चन पूरा देखो, उसमें ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं पूरे भी। हाँ, तो हम हंटिंग को किस प्रकार से कम कर सकते हैं? तो फ्लाई व्हील का यूज करके कर सकते हैं, डैम्पर बाइंडिंग का यूज करके कर सकते हैं। डैम्पर बाइंडिंग का यूज कहाँ कर सकते हैं हम? सॉरी, डैम्पर बाइंडिंग हम कहाँ पर सेटअप करते हैं? डैम्पर बाइंडिंग को हम जो पोल होते हैं उसके ऊपर सेटअप इसको करते हैं। पोल के ऊपर इसको हम डैम्पर बाइंडिंग का यूज करते हैं, जो पोल शू होते हैं उसमें इसको सेटअप करते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजिंग पावर फैक्टर के लिए मोटर को डिजाइन करके, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन कितने कौन सी हो जाएगा? ई, यानी ए, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिंक्रोनस मोटर का प्रसार कारक हमेशा होता है, यानी डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? हमेशा यूनिटी से कम होता है। क्या होता है? यूनिटी से कम होता है। निम्न में से किसमें एक रोटर होता है जिसे शून्य मैग्नेटिक परमियाबिलिटी के साथ एक गैर चुंबकीय पदार्थ के छल्ले द्वारा समर्पित मिलता है? देखिए जो शून्य मैग्नेटिक परमियाबिलिटी होती है वो होती है आपकी हिस्टैरिसीस मोटर की, और उसमें जो गुण दे रहे हैं वो होते हैं आपके परिधात्मक क्षेत्र हिस्टैरिसीस मोटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला मोटर। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा मोटर यूज करते हैं? इंडक्शन मोटर। कहाँ गया? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिंगल फेज मोटर में उच्चतम चालक टॉर्क होता है? देखिए अगर स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो वो तो होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में। अगर रनिंग टॉर्क की बात करें तो वो होता है कैपेसिटर रन मोटर में, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? पेज में उच्चतम चालक, तो इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है। डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, थ्री सिंगल फेज स्टेटर बाइंडिंग की दूरी पर विद्युतीय रूप से मोटर के अंदर रखे गए हैं। तो देखिए इसको इस प्रकार से सेटअप करते हैं, 1 2 3, और इनके बीच में क्या है कि 120 डिग्री का एंगल होता है थ्री फेज में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, एक लैप बाउंड डीसी मशीन में कंडक्टरों की संख्या 100 है और समांतर मार्गों की संख्या 10 है। पिच का औसत पता लगाएं, यानी पिच का औसत पता लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ कंडक्टर्स यानी 100 बटे नंबर ऑफ पाथ 10, आंसर कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, निम्न में से क्या स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में मौजूद नहीं होता है? तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? स्लिप रिंग नहीं होते हैं, स्लिप रिंग होते हैं आपके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, और ब्रश भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें ना तो स्लिप रिंग होते हैं और ना ही ब्रश होते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 61, एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में दो रोटर विपरीत दिशा में घूमते हैं? नहीं। स्टेटर में 2 समांतर बाइंडिंग होती है, हाँ ये सही है। स्टेटर में 2 समांतर बाइंडिंग होती हैं, और उसमें बाइंडिंग नहीं होती, उसमें छड़ें होती हैं, ठीक है। और जो उसकी सबसे ऊपर वाली जो छड़ें होती हैं, सबसे ऊपर वाला जो केज होता है उसका प्रतिरोध हाई होता है और उसका लो रिलेक्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होता है और लो रिलेक्टेंस होता है, और वो उच्च प्रतिरोधी धातुओं जैसे पीतल या एल्युमिनियम की बनाई जाती हैं, ठीक है। और उसका अंदर वाला केज होता है उसका प्रतिरोध कम होता है और उसका रिएक्टेंस हाई होता है, और वो कम प्रतिरोधी धातुओं की बनाई जाती हैं जैसे कॉपर, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इनमें से कौन से कैपेसिटर में अपेक्षाकृत कम सेल्फ लाइफ होती है? सबसे कम जो लाइफ होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इनमें से कौन से सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज रेंज होती है? तो देख लेते हैं अपन। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, बिल्कुल। टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर, देखिए टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर का तो यूज़ हम हाई वोल्टेज में करते हैं। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसका भी यूज़ हम हाई वोल्टेज में करते हैं, रेलवे वगैरह में इसको प्रेफर ज़्यादा किया जाता है। SF6 सर्किट ब्रेकर, इसको तो मेगा हाई वोल्टेज में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ये LT का सर्किट ब्रेकर होता है। क्वेश्चन नंबर 64, कॉगिंग शब्द इनमें से किससे संबंधित है?
तो कॉगिंग शब्द किससे संबंधित है? इंडक्शन मोटर से। कॉगिंग इंडक्शन मोटर में ज़्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। नीचे दिए गए चित्र के जरिए इनमें से कौन सी बाइंडिंग को दिखाया गया है? देखिए ये जो बाइंडिंग है ना, ये बाइंडिंग है स्किन बाइंडिंग, इसको बोलते हैं स्किन बाइंडिंग। ठीक है, ये सारे डायग्राम का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी बाइंडिंग वगैरह आपको सिखा दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये स्किन बाइंडिंग का डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी स्टेटर बाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण करते समय बाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया लैंप रहता है। देखिए जब हम जो बाइंडिंग का हम टेस्ट करते हैं, अगर बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है तो वो बल्ब पूरी तरह से जलेगा, यानी उसकी जो लाइट है फुल लाइट से जलेगा। अगर वो ओपन सर्किट है तो बिल्कुल नहीं जलेगा, यानी अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सही है तो वो क्या है, हल्की रोशनी में जलेगा। बात आई समझ में? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में पूर्ण रोशनी से जलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी इंडक्शन मोटर के किन्हीं दो फेजों को आपस में बदल दिया जाता है तो मोटर विपरीत दिशा में चलेगी। इंडक्शन मोटर में क्या होता है, अगर किसी दो फेज को अगर आपस में बदल देंगे तो मोटर की जो घूमने की दिशा है वो बदल जाती है, तो क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में चलेगा। अगर पहले क्लॉकवाइज चल रही होगी तो फिर एंटी क्लॉकवाइज वो घूमने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, किसी सर्किट में प्रत्यक्ष पावर से वास्तविक पावर का अनुपात क्या होता है? तो पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है तुम्हारा वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, या इसको कहते हैं R/Z। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर का संपूर्ण वृत्ताकार चित्र से प्राप्त डेटा से बनाया जा सकता है? तो नो लोड टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट इससे बना सकते हैं, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट इससे बना सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का इस्तेमाल का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए इंडक्शन मोटर में जो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट होता है ना, वो एज आ ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट का जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसको क्यों करते हैं? कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट पर पावर फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ट्रांसफार्मर पर टेस्ट के समान है। देखो अभी बताया था मैंने कि नहीं, जो इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट है वो ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बराबर होता है, और इससे हम कॉपर लॉस को ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, ट्रांसफार्मर में होने वाला इनमें से कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में बहुत अधिक होता है? बात आ गई ना सामने, कॉपर लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर का टॉर्क पर निर्भर करता है। देखिए इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे आपकी करंट हो गई, आपका पावर फैक्टर हो गया, ठीक है, आपका ईएमएफ हो गया, रोटर का ईएमएफ, आपका वोल्टेज का स्क्वायर हो गया, ठीक है, आपकी पावर हो गई, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो देख लेते हैं। हाँ, और आपका R2 जो होता है प्रतिरोध यानी इम्पीडेंस वगैरह, अब उसको कह सकते हैं इम्पीडेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं क्या है कि किसी इंडक्शन मोटर का टॉर्क निर्भर करता है स्टेटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स पर करता है, प्रति फेज रोटर करंट पर बिल्कुल करता है, रोटर के पावर फैक्टर पर करता है, इम्पीडेंस ऑफ रोटर साइड यानी रोटर कुल प्रतिरोध, उसी को इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों पर वो निर्भर करता है किसका? इंडक्शन मोटर का टॉर्क। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि हमें ये दिक्कत है, आवाज़ में ये प्रॉब्लम है, या आपका समझाने का तरीका सही नहीं है। जो भी आपको दिक्कत हो बताना ज़रूर, इससे हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक टॉर्क को जोड़कर बढ़ाया जा सकता है। देखिए जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है ना, उसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या है कि जो रोटर होता है, रोटर में स्लिप रिंग के माध्यम से बाहरी जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंजेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? बाहरी प्रतिरोध को इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोटर में बाहरी प्रतिरोध। और बाहरी प्रतिरोध को जोड़ते कैसे हैं? स्लिप रिंग के माध्यम से। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट गियर का इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है? स्लिप रिंग में रोटर को शॉर्ट सर्किट करना, स्टार्टर में प्रारंभिक प्रतिरोध को शॉर्ट सर्किट करना, मोटर के स्टेटर फेज को शॉर्ट सर्किट करके स्टार कनेक्शन बनाना। इसका ऑप्शन होगा आपका शॉर्ट सर्किट गियर, यानी स्टार्टर में प्रारंभिक प्रतिरोध को शॉर्ट सर्किट करके, ये इसका आंसर होगा। स्टार्टर में प्रारंभिक प्रतिरोध को शॉर्ट सर्किट करना। हमेशा शॉर्ट सर्किट हम रोटर के रेजिस्टेंस को ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक एसी विद्युत धारा एक प्रतिक्रियाशील लोड पर लागू की जाती है तो वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज और धारा के बीच में फिर अंतर हो जाता है 90 डिग्री का, ठीक है। वोल्टेज और धारा के बीच में 90 डिग्री का अंतर हो जाता है, ठीक है। यानी फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फील्ड से बाहर हो जाती है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 वायु की जो परावैद्युत शक्ति है वो कितनी है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है? तो वो कितनी है? देखो पहले तो ये समझ लो कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, उसकी यूनिट किस में होती है? किलो वोल्ट पर mm में। तो पहले तो इसमें ऑप्शन एक ही है, किलो वोल्ट पर mm का एक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायु की परावैद्युत जो शक्ति है वो कितनी होती है? 3 किलो वोल्ट पर mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे निम्नलिखित में से किस पदार्थ की सकारात्मक संवेदनशीलता बहुत उच्च होती है? तो देखिए जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, यानी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उनकी चुंबकनशीलता सबसे ज़्यादा होती है, उनकी संवेदनशीलता, उनकी सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो आवेश के रूप में ऊर्जा को संग्रहित कौन करता है? कैपेसिटर यानी संधारित्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 संधारित्र लेटर कोड 473 जे में अक्षर जे क्या इंगित करता है? ये लास्ट का जो अक्षर है ना, ये हमेशा किसको इंगित करता है, किसको डिफाइन करता है, किसको इंडिकेट करता है? तापमान गुणांक यानी टेम्परेचर कॉफिशिएंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं 81 प्रतिक्रिया को किस में मापा जाता है? ओम, फैराड। पहले प्रतिक्रिया नहीं, यहाँ पे प्रतिबाधा होगा। क्या होगा यहाँ पे? प्रतिक्रिया नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रतिबाधा, सॉरी, यहाँ पर प्रतिबाधा होगा। क्या होगा? प्रतिबाधा होगा। और प्रतिबाधा को हम किस मापते हैं? ओम में मापते हैं, प्रतिक्रिया नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है यदि एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 0.12 कूलम स्टोर करता है तो इसकी क्षमता क्या है? तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? C बराबर क्यू वी, C बराबर क्यू वी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C बटे V, यानी 0.12 बटे 10। ऑप्शन कितना हो जाएगा? तो जब भाग दोगे तो कितना? 0.012 हो जाएगा। कितना होगा? 0.012 हो जाएगा, 0.012 हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे यदि 3 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को पार्श्वक्रम यानी समांतर में जोड़ा जाता है तो कुल धारिता क्या होगी? जब समांतर में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाते हैं, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। तो जब 3 10 ओम के हैं तो 3 जो कैपेसिटर हैं वो 10 माइक्रोफैरड के हैं और समांतर जुड़े हैं तो तीनों का योग हो जाएगा 30 माइक्रोफैरड। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 निम्न में से कौन सा संधारित्र सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है जहां डीसी या पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज होती है? डीसी में मोस्टली यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। इसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे निम्न में से कौन सा संधारित्र नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा इंगित किया जाता है? तो देखो पहले कि ध्रुवीकृत विद्युत अपघट्य नहीं है, पोलराइज नहीं है। पोलराइज में उस पर साइन बने होते हैं प्लस माइनस के, ठीक है। गैर ध्रुवीकृत विद्युत अपघट्य संधारित्र परिवर्तनीय ट्यूनिंग, हाँ ये तो परिवर्तनीय, तो साइन दिख रहा ना वेरिएबल का, ये क्या है? वेरिएबल का, नहीं परिवर्तनीय ट्यूनिंग वायु कैपेसिटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरी तरह से आवेशित संधारित्र में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या होता है? जब आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है फिर वो अपने आप में से धारा को नहीं गुजरने देता, यानी फिर उससे ज़्यादा धारा को स्टोर नहीं करता है वो।
तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, यदि एक 2 फैराड संधारित्र के पास 1 कूलम आवेश है तो इसके टर्मिनलों में वोल्टेज की गणना करें। तो ऑप्शन क्या होता है, Q बराबर CV। ठीक है, तो क्या करना है, वोल्टेज गणना करना है। तो वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। Q का मान कितना है 1 और C का मान कितना है 2। ऑप्शन कितना, आंसर कितना आएगा 0.5। कितना आएगा 0.5। इसमें ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। एक विद्युत डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, डाइपोल पर कुल विद्युत बल कितना क्या है। डाइपोल पर कुल विद्युत बल क्या है। तो डाइपोल पर विद्युत बल हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, सबको पता है क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, सर्किट ब्रेकर का मूल कार्य क्या है। सर्किट ब्रेकर 2 काम करता है। सर्किट ब्रेकर, पहली बात तो यह है कि सर्किट ब्रेकर सर्किट को मेक और ब्रेक करता है, यानी जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। दूसरी बात यह है कि सर्किट ब्रेकर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आर्क को समन करना, यानी आर्क को बुझाना। जैसे टर्मिनल एक दूसरे से ब्रेक होते हैं, वहाँ पे आर्क जनरेट होती है, उस आर्क को बुझाने का कार्य सर्किट ब्रेकर करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लिखा है कि आर्क उत्पन्न करना, आसपास की वायु को आयनीकृत करना, आर्क द्वारा वोल्टेज संचारित करना, आर्क को निर्वापित करना, सक्रिय को क्रियाशील करना। तो इसका आंसर होगा आर्क को निर्वापित करना, यानी आर्क को समन करना, आर्क को एक्सटिंग्यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन रेगुलेटर किसका एक विशेष प्रकार है। तो इंडक्शन रेगुलेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर। इंडक्शन रेगुलेटर किसे बोलते हैं, ट्रांसफार्मर को बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट क्या निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट को हम निर्धारित करने के लिए करते हैं कॉपर हानि ये कोर लॉस। ये ट्रांसफार्मर में जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो कोर लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, ट्रांसफार्मर स्थापना में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में संरक्षक यानी कंजर्वेटर होता है, ब्रीदर भी होता है, वकोज रिले भी होती है, उत्तेजक भी होता है, उत्तेजक नहीं होता है, एक्साइटर नहीं होता है। ठीक है, और ये टैप परिवर्तक टैप चेंजर होता है। तो क्या नहीं होता है, एक्साइटर नहीं होता ट्रांसफार्मर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। एक ट्रांसफार्मर में तापन मान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो देखो, जो टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए हम टेस्ट करते हैं वो हम करते हैं संपनर टेस्ट। ठीक है, जो टेम्परेचर को मापने के लिए जो हम जब टेम्परेचर को हम चेक करते हैं तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट को बोलते हैं संपनर परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली ट्रांसफार्मर में तांबे की छत्ती के लिए लौह की छत्ती का अनुपात 1:1 होता है। सिंपल क्वेश्चन है, सब जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पर नियमित परीक्षण के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं आता। तो तापमान वृद्धि टेस्ट, डाइलेक्ट्रिक परीक्षण, शॉर्ट सर्किट परीक्षण, वोल्टेज रेशियो परीक्षण और बाइंडिंग प्रतिरोध माप परीक्षण। इसमें नहीं आता डी, वोल्टेज अनुपात यानी वोल्टेज रेशियो मेजरमेंट टेस्टिंग, ये डेली में नहीं आता, रूटीन में नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है, 3 चरण ट्रांसफार्मर के स्टार कनेक्शन के मामले में चरण करंट का मूल्य के बराबर होता है। देखिए, स्टार दिया है, स्टार में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। क्या होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो जो चरण करंट यानी जो चरण दे दिया इसमें, यानी जो फेज करंट है वो किसके होगा, लाइन करंट के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग होना चाहिए। तो एक ट्रांसफार्मर जो चुंबकीय प्रवाह का मार्ग यानी जो हमारी चुंबकीय जो फ्लैक्स है, मैग्नेटिक फ्लैक्स है, उसका जो मार्ग होना चाहिए, वो पाथ होना चाहिए, वो हमेशा होना चाहिए लो रिलक्टेंस का। कैसा होना चाहिए, लो रिलक्टेंस का। तो इसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा निम्न अनिच्छा, शायद अनिच्छा को रिलक्टेंस ही बोलते होंगे।
तो उसमें हो जाएगा निम्न अनिच्छा का, ठीक है, लो रिलेक्टेंस वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, लो रिलेक्टेंस वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, एक ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल लेमिनेशन की मोटाई आमतौर पर तक होती है। तो जो ट्रांसफार्मर जो लेमिनेशन होता है उसकी मोटाई कितनी होती है, 0.35 से 0.5 mm, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, एक ट्रांसफार्मर में नियमित दक्षता पर निर्भर करती है। एक ट्रांसफार्मर जो नियमित दक्षता होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो लोड का करंट और दूसरा लोड का पावर फैक्टर। तो इसमें ऑप्शन मैच कर लो कहाँ पे हैं, भार धारा और लोड के पावर फैक्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड वो नहीं करता है, लोड का करंट और लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल हेल्पर में, टेक्निकल के, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में शोर स्तर परीक्षण को कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में शोर स्तर परीक्षण को वैसे हम टाइप टेस्ट कहते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नमूना परीक्षण यानी टाइप टेस्ट, ठीक है। तो मैंने सारे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए और मैंने प्रत्येक क्वेश्चन जितना हो सकता था समझाने की मैंने प्रयास किया है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो अपनी राह ज़रूर देना, और ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले और भी प्रीवियस जो पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।